हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सीए इंटर एफएम का ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस प्लस कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश बजट क्या होता है। कैश बजट क्या होता है? कैश को मेंटेन करना, कैश को कंट्रोल करना, वो चीज़ क्या कहलाता है? कैश बजट। ठीक है, क्या होता है कैश में? क्या होता है कैश में? या तो रिसीट होती है, पेमेंट होती है। रिसीट या पेमेंट, इन दोनों चीज़ को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? कैश बजट। ठीक है, क्या चीज़, क्या बोला मैंने? इन दोनों चीज़ को कंट्रोल करना क्या कहलाता है? कैश बजट। ठीक है, कैश बजट कैसे बनता है? सबसे पहले ओपनिंग कैश होता है, कुछ पैसा लगाते हैं। ठीक है, फिर रिसीट जितनी मिलती है उसको ऐड करो, माइनस पेमेंट जितना हो गया उसको माइनस करो, तो ये क्लोजिंग कैश हो गया, है ना। अब रिसीट क्या क्या हो सकती है? रिसीट क्या हो सकती है भाई? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होते थे, डेटर्स अपन को पैसा दे रहे हैं। कैश सेल्स हो सकती है, लोन फ्रॉम बैंक्स हो सकता है, शेयर कैपिटल हो सकता है, मिसलेनियस रिसीट हो सकती है, अदर आइटम हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन मान लो कोई, है ना, अपन ने एसेट सेल करा, उससे पैसा आया, तो वो भी ये कहलाता है कैश। अगर कैश आया तो कैश कहलाएगा। ठीक है ना। कैश इंक्लूड बैंक, ये चीज़ ध्यान रखना, कैश इंक्लूड बैंक्स, है ना। पेमेंट क्या क्या हो सकता है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर ओवरहेड, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स का पेमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है ना। अब क्या हो सकता है? ऐसा बोल रखा है कि मुझे क्लोजिंग कैश हमेशा 10,000 रुपये मेंटेन करना है। ठीक है, पर ये एक्टिविटी करने के बाद जो मेरा क्लोजिंग कैश आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8,000 रुपीज़, है ना। तो 2,000 रुपये कम पड़ रहा है, डेफिसिट है 2,000 का, तो 2,000 का मैं क्या लूँगा? या तो लोन लूँगा या फिर ओनर खुद का पैसा लाएगा। ठीक है ना। अब मान लो कैश बैलेंस है 10,000 मेरे पास, है ना, और उसने कहा क्लोजिंग कैश जो मेंटेन करना है वो 8,000 ही मेंटेन करना है। तो क्या हो गया? 2,000 का सरप्लस हो गया मेरे पास। तो इसका क्या करूँगा? ये ओनर अपने घर ले जाएगा। ठीक है, ओनर अपने घर ले जाएगा, या फिर जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है कोई पेमेंट करना है तो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब इसी हिसाब से एक अपन को कैश बजट बनाना है। देखो ये कैश बजट कैसे बन रहा है। प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर द 6 मंथ। 6 मंथ के लिए अपन को कैश बजट बनाना है फॉर अप्रैल 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है? मंथली सेल्स कितनी दे रखी है? जनवरी की दे रखी है, फेब की दे रखी है, मार्च की दे रखी है, अप्रैल की दे रखी है, मई की दे रखी है ना। वेजेस के लिए क्या बोल रखा है? अप्रैल और जुलाई की दे रखी है ना। अपन को क्या बनाना है? फ्रॉम अप्रैल मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अप्रैल टू सितंबर अपन को बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? अप्रैल टू सितंबर अपन को बनाना है। फ्रॉम द सेल्स क्या बोल रखा है? अब सेल्स के लिए क्या बोल रखा है देखते हैं भाई। फ्रॉम द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट, मतलब इस सेल्स में से, जैसे इसकी सेल करी जैन की सेल का हिसाब निकाल के बताता हूँ, है ना। 1 लाख की टोटल सेल्स है ना। 1 लाख की सेल्स में से 80% क्रेडिट पे है, मतलब 80,000 क्रेडिट पे है, 20,000 क्या है? कैश सेल्स है। कैश सेल का पैसा तो उसी मंथ में आ जाएगा। 80,000 के लिए क्या बोल रखा है? 75% ऑफ द क्रेडिट सेल आर टू बी कलेक्टेड विद इन 1 मंथ आफ्टर द सेल, मतलब इसका 75% क्या हो गया? इसका 75% क्या हो गया? 80,000 का 75% क्या होगा? 60,000। 60,000 तो क्या हो गया? फेब में मिलेगा। और उसके बाद क्या बोल रखा है? आफ्टर द सेल एंड बैलेंस 2 मंथ आफ्टर द सेल। और बाकी बचा हुआ पैसा क्या मिलेगा? बाकी बचा हुआ कितना मिला? जनवरी में सेल करी तो 2 मंथ आफ्टर, मतलब मार्च में, मतलब 20,000 किस में मिलेंगे? मार्च में। समझे? समझ गए, है ना। समझ गए। आगे देखो, ये सेल्स का बता रखा है मैंने आपको, सेल्स का जनवरी का निकाल के बताया। परचेजेस का क्या बोल रखा है? परचेज अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर मंथ प्रेसिडिंग द सेल्स। मान लो क्या बोल रखा है? परचेज कितना है? जैसे 1 लाख की सेल हो रही है तो परचेज कितना होता है? 80,000 का। ठीक है, 80% ऑफ द सेल इज परचेजेस, है ना। ये जैन का हिसाब निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसका क्या बोल रखा है? 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड इन
मंथ प्रेसिडिंग द सेल, मतलब जनवरी का पैसा किस में देंगे अपन, जनवरी का पैसा किस में देंगे, दिसंबर में। ठीक है, ये किसका हो गया, परचेजेस का। ठीक है, अप्रैल का पैसा मार्च में, मार्च का पैसा फेब में, फेब का पैसा जैन में, और जैन का पैसा दिसंबर में। ठीक है, क्या बोल रखा है, फर्म हैज़ 10% डिबेंचर ऑफ 1,20,000, इंटरेस्ट आर टू पेड इन क्वार्टरली, मतलब जैन एंड अप्रैल। क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होता है, तो जैन में कितना पे होगा और अप्रैल में कितना पे होगा, ये देखना। 1,20,000 का 10% 3/12, ठीक है, सेम होगा 1,20,000 1,20,000 का 10% 3/12, क्या हो गया, 3,000 अप्रैल में होगा और 3,000 जैन में होगा, एंड सो ऑन, मतलब हर साल होता है। तो अप्रैल के बाद कब होगा, अप्रैल मई जून, जनवरी में हो गया, फरवरी मार्च छोड़ दिया, है ना, अप्रैल में हो गया, मई जून छोड़ देंगे, जुलाई में होगा। ठीक है ना। फिर क्या बोल रखा था, फर्म हैज़ मेड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन, जुलाई में उसने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करा है, तो ये पेमेंट में चले जाएगा। द फर्म हैज़ अ कैश बैलेंस, अप्रैल में क्या बोल रहा है, 20,000 का कैश बैलेंस है ना, विच इज़ मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस, कि भैया मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, एट एनी सरप्लस, एनी कैश सरप्लस डेफिसिट अबव और बिलो दिस लेवल इज मेड अ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, मतलब मान लो क्लोजिंग बैलेंस होता है मेरा 30,000, है ना, तो क्या हो जाएगा, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमेशा अपन को 20,000 ही रखना है और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपन को 20,000 ही रखना है। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना सबसे पहले। फिर उसके बाद जो कैश सेल्स बोलिए, कैश सेल्स कैसे, 20% ऑफ द दिस मंथ, है ना, तो 80,000 का 20% कितना हुआ, 16,000, है ना, कैश सेल्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अभी रुक जाओ। परचेजेस के लिए क्या बोल रखा है ना, परचेजेस के लिए क्या बोल रखा है कि प्रेसिडिंग मंथ का, भाई अप्रैल का परचेजेस कब हुआ होगा, मार्च में, है ना, मार्च में अपन ने पैसा दे दिया, और मई का कितना हुआ, 50,000 का 80%, ठीक है, 48,000 दिया होगा अप्रैल में, 48,000 हर आगे वाले मंथ का पीछे वाले मंथ में 80% देना है। ठीक है, देखो, है ना, समझे, अप्रैल का इसमें, अप्रैल का मार्च में दिया, मई का इसमें दिया, जून का परचेज किया हुआ 80,000 का 80% जो अपन ने मई में दिया होगा, मई में देखो 64,000 हो गया, ये कितना हुआ 60,000 का 80%, ठीक है, ये कितना हुआ 80,000 का 80%, ठीक है, ये तो होगी परचेजेस के बाद। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है ना, वेजेस आर एस्टिमेटेड कितना है टू बी पेबल एज ऑन, और वेजेस के लिए कोई नोट भी नहीं बोल रखा, तो वेजेस जिस दिन दे रखी है उस दिन अपन पे कर दो। क्या बोल रखा है वेजेस के लिए, मई में, अप्रैल में कितनी है 9,000, जुलाई में टिल सितंबर दे रखी है तो वो पे कर दो, है ना, वेजेस सेम पे हो गई। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या बोल रखा है कि भैया 1 अप्रैल में पे होगा 3,000, है ना, मैंने आपको निकाल के दिखाया था, दूसरा जुलाई में होगा, और जुलाई के बाद कब होगा, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है ना। उसके बाद टैक्स पेमेंट उसने डायरेक्ट बोल रखा है कि टैक्स पेमेंट मैं जुलाई में करता हूँ, तो जुलाई में कर देना। टोटल पेमेंट अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स किस हिसाब से बोल रखा है, आओ देखते हैं, है ना। क्या बोल रखा है, जस्ट 75% ऑफ द क्रेडिट सेल आर टू बी कलेक्टेड इन 1 मंथ। ठीक है, मतलब अब अप्रैल का निकाल रहे तो मार्च में देखो, एक बार देखो, मैं आपको निकाल के बताता हूँ फिर नोट से दिखाऊंगा। मार्च में, है ना, 80,000 की टोटल सेल हुई, नहीं सॉरी 140 की टोटल सेल हुई, 140 में से 20% तो कैश सेल है, 20% तो कैश सेल है, मतलब 28,000 की कैश सेल है, बाकी बचा क्या, 1,12,000, 1,12,000 की क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट सेल के भी 2 पार्ट हो गए, एक तो 1 महीने में अपन को पैसा मिल जाता है, 1 महीने में कितना पैसा मिल जाता है, 1,12,000 का कितना बोला है, 1,12,000 का
75%। 84,000 अपन को एक महीने में मिल जाता है ना। मतलब ये कब मिल जाएगा, अप्रैल में, है ना। और बाकी बचा हुआ पेमेंट कितने में मिलता है, 2 महीने बाद, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 28,000। 28,000 कब मिलता है, कब मिलता है, अप्रैल हटा लो, मई हटा लो, मई में मिलेगा, ठीक है। मतलब समझ गए। तो आओ एक बार देखते हैं, इसी तरीके से निकलेगा हर ईयर का, ठीक है। सबसे पहले देखो, अप्रैल में आपका 84,000 एक पेमेंट मिल रहा है, और जो मार्च की सेल है, मार्च की सेल का 28,000 अपन को मई में मिल रहा है, ठीक है। अप्रैल में एक और पेमेंट कौन सा मिल रहा है अपन को, 2 मंथ वाला, जो अपने को फैब का मिलेगा। फैब का 1,20,000 की सेल है टोटल, उसमें से कैश सेल हो गई और दूसरी क्रेडिट सेल हो गई। क्रेडिट सेल का 75% अलग है और 25% अपन को अप्रैल में मिलेगा। देखो 1,20,000, उसमें से क्रेडिट के सेल कितनी, 96,000 का 25%, 96,000 का 25% कितना होता है, 24,000, ठीक है। ये दोनों चीज़ निकल गई, है ना। कलेक्शन, टोटल कलेक्शन कितना हो गया, 1,08,000, ठीक है। देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 1,08,000। सेम अपना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का निकलेगा, ठीक है। निकाल लेना। टोटल कलेक्शन निकल जाएगा, टोटल पेमेंट निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कैश नीडेड, भैया कितना बोल रखा है, टोटल कैश नीडेड कितना है, 80,000, ठीक है। और मेरे पास अभी कैश कितना है, 1,44,000, ठीक है। 64,000 का एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे 16,000 का एक्सेस है, यहाँ पे 22,000 का, यहाँ पे 2,000 का, यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे एक्सेस है। मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 64,000 में से 44,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो बचेगा क्या, 20,000, ठीक है। बचेगा क्या, 20,000, ठीक है ना। नहीं देखो, मिनिमम डिजायर्ड इसने ऊपर ही ले लिया था, ठीक है। एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। टोटल पेमेंट कितने हुए, 60,000 का पेमेंट हुआ, और 144 का अपने पास 144 का टोटल बैलेंस है। तो 144 माइनस 60,000 कितना बचा हुआ था, 84,000 का टोटल बैलेंस था, जिसमें से क्लोजिंग अपन को रखना कितना है, 20,000 का। तो सरप्लस कितना हो गया, 64,000। अब 64,000 कहीं पे और इन्वेस्ट कर देंगे, 64,000 को कहीं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। सेम अपना अप्रैल में होगा कि अपन 16,000 कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डेफिसिट है तो यहाँ पे पैसा निकाल लेंगे इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। यहाँ पे वापस इन्वेस्ट करेंगे और अपना 9,000 इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन ईजी था, बस आपको क्या है, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके का आएगा। देखो नेक्स्ट क्या चीज़ है, अपन देखते हैं लॉन्ग टर्म कैश फ्लो, है ना। लॉन्ग टर्म कैश फ्लो क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, जो अपन कैश फ्लो बनाते हैं ना, किस में बनाते हैं, अकाउंटिंग में, वही चीज़ है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है, कैश एट द बिगनिंग, ऐड क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड, वही चीज़ है इनडायरेक्ट मेथड। उसमें क्या है, अपन क्या ऐड करते हैं, एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन, ऑल नॉन कैश आइटम ऐड करो, है ना, ऑल नॉन कैश आइटम ऐड करो, ठीक है। इसमें भी ऑल नॉन कैश आइटम ऐड कर दो। फिर क्या क्या सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द एसेट ऐड कर दो, है ना, प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि इसमें तीनों एक्टिविटी एक संग हो गई। प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इशू ऐड कर दो, डिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट में अगर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, CA माइनस CL करो। अगर CA करंट असेट कम हो रहे तो ऐड करना, और करंट लाइबिलिटीज कम हो रही है तो माइनस कर देना, ठीक है ना। सेम ये हो जाएगा। डिडक्शन क्या क्या होगा, एक तो डिविडेंड अपन पे करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट अपन परचेज पे करेंगे, टैक्सेस अपन पे करेंगे, डिबेंचर्स और जो रिडीम करा वो अपन पे करेंगे, और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अपन पे करेंगे, ठीक है। यही चीज़ ऐड करनी है और यही चीज़ माइनस करनी है, ठीक है ना।
है ना। ठीक है, आगे चले। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ईयर 1 एंड ईयर 2 का, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, रॉ मटेरियल दे रखा है, स्टोर्स दे रखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रीशिएशन दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है ईयर 1 और ईयर 2 का। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रखा है। ईयर 3 में एक्सपेक्टेड सेल कितनी है, 12 लाख की एक्सपेक्टेड, सॉरी 12 करोड़ की एक्सपेक्टेड सेल है। ठीक है, एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 50 लाख। अदर एक्सपेंसेस कहाँ दे रखे हैं इसमें, अदर एक्सपेंसेस कितने से इंक्रीज होंगे, 50 लाख से। ठीक है, तो टोटल अदर एक्सपेंसेस ईयर 3 में क्या हो जाएंगे, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक में अज्यूम दैट द सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड 2। ठीक है, वो बता दूंगा मैं आपको कैसे होगा। यू में अज्यूम नो डिविडेंड पेड, नो डिविडेंड पेड है, द कंपनी कैन यूज अ 75% कैश जनरेटेड ऑन द सर्विस ऑफ लोन। 75% किससे जनरेट होगा, लोन से। कंप्यूट क्या करना, हाउ मच फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी अवेलेबल फॉर द ईयर 3 एंड फॉर द पर्पस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा अपन को, ईयर 3 का सबसे पहले प्रोजेक्टेड क्या बनाना पड़ेगा, P&L। ठीक है, उसी से अपन को क्या मिलेगा, NPBT, है ना, नेट प्रॉफिट, जो अपन को ये चाहिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सेल्स के लिए इसने क्या बोला, सेल्स के लिए अपन को डेटा दे ही दिया। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसने क्या बोला, ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, assume that the sales and purchase are in cash terms, closing stock is expected to for year 1 and 2 and may not be, there is no assume of dividend की नहीं है, 75% कैश लोन है ना, हाँ तो कैश फ्लो। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए इसने क्या बोला, सेम रहेगा। ठीक है, अब ये मटेरियल कंज्यूमर भी रुको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था इसमें, एक चीज़ क्या बोली, अदर एक्सपेंसेस कितने से बढ़ रहे, 50 लाख से, तो अदर एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीशिएशन फिक्स कॉस्ट है, रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, डेप्रीशिएशन सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपन को क्या दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट है सेल का, अभी देखो, है ना, कितना परसेंट है सेल का, सेल का कितना परसेंट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भाई, कितना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या बोल रखा है, 16% ऑफ द सेल है। ठीक है, तो 16% ऑफ द सेल अभी भी अपन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, अदर एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रीशिएशन हो गया। स्टोर्स के लिए क्या बोल रखा है उसने, देखो स्टोर्स के लिए क्या बोल रखा है, स्टोर्स कितना है उसका भी परसेंटेज निकाल लो। क्या बोल रखा है, अदर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 50 लाख, ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, अज्यूम दैट द सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म, क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक आर एक्सपेक्टेड टू बी गो अप बाय द सेम अमाउंट इन ईयर एंड 1 एंड 2, सेम अमाउंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 2 लाख का। ठीक है, भैया सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। ठीक है, यू मे अज्यूम दैट नो डिविडेंड इज पेड, है ना, तो अपन स्टोर्स का भी देख लो, स्टोर्स कितना परसेंट हो गया, स्टोर्स कितना परसेंट हो गया सेल्स का, 12% ऑफ द सेल्स। ठीक है, 12% ऑफ द सेल्स, तो इस बार भी 12% ऑफ द सेल्स निकालेंगे। तो अपना क्या क्या हो गया, ये हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सब हो गया। ठीक है, अब अपना बचा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सबसे पहले मैं आपको ईयर 2 का निकाल के दिखाऊंगा, फिर उस हिसाब से अपन ईयर 3 का निकालेंगे। ईयर 2 का निकालो, 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 4 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 350।
ठीक है। अब अपन ईयर 3 का निकाल देंगे। ईयर 3 का क्या होगा, ईयर 3 का देखो, ईयर 3 का अपन को क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 150 00 000 प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है। अब अपन को सबसे पहले क्लोजिंग के लिए क्या बोला है, क्लोजिंग इज एक्सपेक्ट टू बी गो बाय द सेम अमाउंट। क्लोजिंग कितना हो गया, सेम अमाउंट, मतलब 200 000 ये हो गया। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल क्या बोला है, ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, अज्यूम दैट द सेल्स एंड परचेजेस आर इन कैश टर्म एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी। ठीक है। रॉ मटेरियल के लिए क्या बोला है उसने, है ना, रॉ मटेरियल के क्या बोला है ना। अब देखो रॉ मटेरियल के लिए उसने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ना, कि भैया कितने से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, बस उसने क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। तो अपन देखो सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम कितना परसेंट है सेल का, वही सेम रहेगा, है ना। जैसे 1000 अपन ने कितना निकाला था, 35 लाख निकाला था ना। सेल कितनी हुई थी, 10 करोड़ की सेल हुई, 10 करोड़ ही ना, मतलब हाँ 10 करोड़ की सेल हुई, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक सॉरी मटेरियल कंज्यूम कितना निकाला अपन ने ईयर 1 का, सॉरी ईयर 2 का निकाला हुआ था ना। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग 350 आया था, मतलब 3.5 करोड़ अपना वो हो जाता है। 35% मटेरियल कंज्यूम हो रहा है ना। तो मटेरियल कंज्यूम अभी भी कितना होगा 35%, तो 1200 का 35%। ठीक है, हो गया 1200 का 35%, है ना। तो उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है 204। अब नेट प्रॉफिट में क्या याद करना है, क्या ऐड करना है, नेट प्रॉफिट में डेप्रीशिएशन ऐड करना है, डेप्रीशिएशन ऐड कर दो 100, है ना। प्लस क्या बोला था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्या बोला था उसने, कि है ना जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो चेंज हो रहा है कितने से 50 लाख से, है ना। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस होते हैं, -254। ठीक है, समझ गए। ठीक है। और उसमें से उसने क्या बोला 75% लोन से आएगा, तो 75% अपन लोन से पैसा लेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना जिसमें मैं भी कन्फ्यूज़न हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें रॉ मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, नहीं तो अपन ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रॉ मटेरियल कर लेते हैं, बट रॉ मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अपन रॉ मटेरियल को क्या, इसलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल के ही करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, है ना। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। अब आप आ जाओ, ये विलियम एंड ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जो अपन किस में मिलते हैं, ईओक्यू लेवल आप उसमें भी पढ़ते हो किस में, कॉस्टिंग में, उसी हिसाब से 2UP/S। ठीक है। सी क्या है यहाँ पर, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये क्या बताता है विलियम कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होना चाहिए, क्या होता है। यू क्या है, एनुअल कंजम्पशन, है ना, एनुअल कंजम्पशन और मंथली कंजम्पशन। पी क्या है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर एनम। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। द फर्म मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिस्बर्समेंट। टोटल डिस्बर्समेंट कितना हुआ 1,05,000 और ईयरली कितना बोल सकते हैं इसको 12,60,000। ठीक है, तो अपन ऐसे देख लो, अपन ईयरली नहीं करते हैं, अपन मंथली कर लेते हैं। तो 2UP 1,05,000 इंटू, सबसे पहले क्या बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 20 पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये क्या होगी 20 पर ट्रांसफर, है ना। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यील्ड इज 8% पर एनम। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी 20 पर ट्रांसफर डिवाइडेड बाय 8%, 8% पर एनम है, डिवाइडेड बाय 12 कर देना। ठीक है ना। तो क्या होगा 2 × 1,05,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8% इंटू 12। ठीक है, कितना आ रहा है 63 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, 63 आ रहा है। अब पर एनम
ठीक है, मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। और इसने क्या ले रखा है 12,60,000 ले रखा है, और मैंने इसको 1,05,000 लिया। मैं मंथली सॉल्व कर रहा हूँ, ये एनुअली सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे भी 12 ऊपर ही जाना है, तो यही आएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है अपना क्या आ रहा था 63 करके कुछ आ रहा है ना, उसका रूट तो कितना आ रहा है 25,099 और 25,100। ठीक है, आगे चले, एक क्वेश्चन और देखो आप, है ना। ये क्या है, ये अपन किस में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल आएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, उसी के अंदर ये चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, पर आप एग्जांपल इसका यहीं पे देख लो। ठीक है, आओ देखते हैं। ठीक है, आओ देखिए, देखो क्वेश्चन देखो, तो एक एग्जांपल देख लो, है ना। ये एग्जांपल देखो, द फर्म मेंटेन्स, ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, ये वाला एग्जांपल देखो, एक ये वाला एग्जांपल। ठीक है, ये क्या है, ये टॉपिक जो है ना वो अपन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल के। ठीक है, बट ये वाला एग्जांपल क्या आ गया, तो ये देख लो। ठीक है, ये क्या बोल रखा है, अपन को क्या निकालना है, कैश साइकिल निकालनी है। कैश साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल सेम तरीके से निकलती है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, है ना, प्लस आई बी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑन एन एवरेज डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है, डी कितना है 45, इन्वेंट्री कितनी है 75, और क्रेडिटर को पेमेंट क्या है 30 डेज। तो डी प्लस आई माइनस सी कितना हो गया 45 प्लस 75 माइनस 30, तो कितना हो गया 45 प्लस 75 माइनस 30, तो कितना हो गया 90 डेज। ठीक है, कितनी आई, ये कितना आया 90 डेज। ठीक है, द फर्म हैज़ टोटल स्पेंड 120 लाख। तो मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू टोटल कैश रिक्वायरमेंट। टोटल कैश रिक्वायरमेंट कितना है 120 लाख डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल, तो 120 डिवाइडेड बाय, है ना, 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है 360, और एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन की है 90 डेज की, जो अपन ने फर्स्ट टाइम में निकाली। तो 4 कितना हो गया, कितना हो गया 30 लाख। ठीक है, उसके बाद सेविंग बाय रिड्यूसिंग आई कितना हो जाएगा 30, तो अपना क्या हो जाएगा, कैश साइकिल क्या हो जाएगी अपनी 2 मंथ की कैश साइकिल हो जाएगी है ना, 2 मंथ की कैश साइकिल हो जाएगी, 2 मंथ की कैश साइकिल हो गई, है ना। होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज, रिड्यूसिंग द होल्डिंग पीरियड बाय 30 डेज है, ये ध्यान रखना। तो 75 में का इतना रिड्यूस करो कि वो 30 डेज हो जाए, तो कितना हो जाएगा, है ना 45। अब नंबर ऑफ आई कितना हो गया 45, है ना। ठीक है ना, आई कितना हो गया 45 डेज। तो कैश साइकिल क्या हो जाएगी 45 प्लस 45 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो कैश साइकिल क्या हो जाएगी 60 डेज की कैश साइकिल होगी, और नंबर ऑफ कैश साइकिल कितने हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा 6 कैश साइकिल हो जाएगी। नंबर ऑफ कैश साइकिल कितना हो जाएगा 6। कैश साइकिल बोलो कैश टर्नओवर बोलो, बात एक ही। मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा 20 लाख, है ना। मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, रिडक्शन कितना हो गया 10 लाख से रिडक्शन हो गया। सेविंग कितनी हो गई अगर 10% के हिसाब से है तो 1%, 1 लाख की सेविंग हो गई। ठीक है, ये तो हो गए जितने भी मेन क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके अलावा क्या दे रखा है, जो भी मॉड्यूल में दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आ जाओ एक बार PDF।
देखो ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट देखते जाना। देखो सेम क्वेश्चन मैंने कराया आपको, है ना, सेम क्वेश्चन है, कोई डिजिट भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अपन सबसे पहले इलस्ट्रेशन 7 मत देखो आप, है ना, जो करा दिया वो पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखो, सेम इलस्ट्रेशन मैंने आपको कराया था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको सेम कराया हुआ है, ठीक है। जिसमें भाई नया P&L बनाना था, डेप्रिसिएशन ऐड करना था, क्लोजिंग स्टॉक जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो ऐड करना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये करना है अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो अपन को क्या क्या रह गया, 7 और 9, ठीक है। क्या कौन कौन कैसे रह गए, 7 और 9। सबसे पहले अपन देख लो 9th वाला एग्जाम्पल देख लो, आ जाओ। क्या क्या बोल रखा है पहले ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 9, प्राची लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग रेंज ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट टू होलसेलर होलसेल कस्टमर। इट हैज़ 3 सप्लायर्स एंड 2 कस्टमर, ठीक है। क्या क्या बोल रखा है, 3 सप्लायर है और 2 कस्टमर है, ठीक है। यू आर अकाउंटिंग टेक्नीशियन फॉर द कंपनी एंड हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर अ क्लियर फंड फोरकास्ट फॉर द सैटरडे 9 अगस्त टू 13, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 5 दिन का बनाना है, 5 days का बनाना है, ठीक है। रिसीट क्या क्या आएगी, डब्लू लिमिटेड से 1 कैलेंडर मंथ, ठीक है, और नन क्रेडिट टर्म्स 1 कैलेंडर मंथ। क्या 9 अगस्त को सेल हुई है ना, अपन को कब मिल जाएगी इसके पैसा, हाँ, और 9 जुलाई को सेल हुई, ठीक है। तो इस वाली से मतलब है, इस वाली से मतलब ही नहीं है, इसके लिए 1 कैलेंडर मंथ है ना, इसमें मतलब ही नहीं है भाई। अगस्त का पैसा तो सितंबर में आएगा और जुलाई का पैसा अगस्त में आएगा, और ये 9 अगस्त को 1,30,000 इसको रिसीट होगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड के लिए बोल रखा है चेक से पैसा करता है ना, तो जुलाई का पैसा जुलाई में आ गया होगा, इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब है, ठीक है। रिसीट ऑन द ये छोड़ दो, ये इसका कोई आपको लेना देना नहीं है। एक्स लिमिटेड check will be paid to Prachi Limited in the bank account on the same day as the sales is made and will be clear on the 3rd day following this excluding day of payment, ठीक है। क्या बोल रखा है, एक्स लिमिटेड का जो चेक आता है ना, चेक क्या बोला, 1 मंथ का क्रेडिट बनता है, ठीक है। तो उसके लिए चेक जो आया, मतलब जुलाई का चेक अगस्त में आया होगा 9 अगस्त को, है ना, और 9 अगस्त को अपन वो चेक लगा देते हैं, और वो क्लियर कब होता है, 3 दिन बाद, तो आफ्टर 3 days। इस चीज़ को छोड़ के तो देख लो क्या हुआ, क्या बोल रखा है, सेल इज मेड एंड विल बी क्लियर इन द 3rd day फॉलोइंग दिस, मतलब 3 दिन बाद, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो 9th को नहीं होगा, 10th, 11th, 12th को नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 13th को क्लियर होगा, है ना, 13th को, मतलब लास्ट दिन अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये एंट्रीज देखो अपनी, है ना, जुलाई में डब्ल्यू लिमिटेड का तो उसी दिन हो गया, और इसको क्या हुआ, 1,80,000 के लिए क्या बोला, क्या बोला था, एक बार वापस देखो, डब्ल्यू लिमिटेड का तो चेक किसका आता है, एक्स का, सॉरी एक्स का जो चेक आता है ना, ये तो कितना हो गया 9th को, है ना, और जो एक्स का जो चेक आता है उसके लिए वापस पढ़ो, एंट्री वापस पढ़ो, एंट्री क्या बोल रखा है, एक्स चेक विल बी पेड टू प्राची बैंक लिमिटेड ऑन द सेम डे,
मतलब सेम डे को अपन चेक लगा देते हैं, मतलब 9 अगस्त का 9 अगस्त को कैश चेक लग गया, है ना। द सेम डे ऑफ द सेल इज मेड एंड विल बी क्लियर ऑन द थर्ड डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड डे पे क्लियर हो जाता है ना। इससे 3 दिन, तो इससे 3 दिन क्या हो जाएगा, इससे 3 दिन क्या हो जाएगा, 9th हो गया है अपना, 10th हो जाएगा, 11th हो जाएगा और 12th हो जाएगा। अपने को क्लियर कितने होगा, 12th को होगा आई थिंक, हाँ 12th को क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या थी 9 अगस्त, है ना। और ये क्या था, इसको हटा दो 3 दिन, ठीक है, तो कितना हो गया 12 अगस्त, ठीक है ना। ये हो गया रिसीट फ्रॉम द कस्टमर्स। अब पेमेंट टू सप्लायर क्या बोल रखा है, ये देखो, ए लिमिटेड 1 कैलेंडर मंथ में हो जाता है स्टैंडिंग ओवर, तो 9 अगस्त, देखो जून का जुलाई में हुआ होगा, है ना, जुलाई का अगस्त में होगा, है ना, तो अपन को क्या है जुलाई वाले से मतलब है, ठीक है, ए लिमिटेड के लिए। बी लिमिटेड के लिए क्या बोल रखा है, बी लिमिटेड के लिए क्या बोल रखा है 2 कैलेंडर मंथ, तो इसके लिए जून वाले से मतलब है, और इसके लिए कुछ नहीं है, तो इसमें अगस्त 9 वाले से मतलब है। प्राची लिमिटेड के लिए, प्राची लिमिटेड सेट अ स्टैंडिंग ऑर्डर 45,000 अ मंथ टू पे फॉर द सप्लायर्स ऑफ ए लिमिटेड। दिस विल लीव प्राची बैंक अकाउंट ऑन 9 अगस्त एवरी फ्यू मंथ एंड एडजस्टमेंट इज मेड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द, ठीक है देखेंगे। प्राची लिमिटेड और क्या बोल रहा है, प्राची लिमिटेड will send out by post check to B and C on 9th August. The amount will leave its bank account on the second day, ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी है इसने, एक्सक्लूडिंग द 7 डे लिखा हुआ है ना, तो 13th होना चाहिए था, पर ICAI ने 12 दे रखा है, तो आपको 12th ही करना, ठीक है ना। क्या बोल रखा है, प्राची लिमिटेड विल सेंड आउट बाय पोस्ट टू B and C on 9th अगस्त, 9th अगस्त को उसने भेजा। The amount will leave the bank account on the second day following this, excluding the date of posting. 9 अगस्त को तो हटा दो, ठीक है, तो 10th और 11th को क्लियर होना चाहिए था चेक, है ना। 11th को बी और सी का, तो 10th और 11th को क्लियर होगा, तो बी और सी का क्या हो जाएगा 75,000, है ना, 11th को क्लियर होगा, ठीक है। एक बार बी और सी की एंट्री देखते हैं अपन, बी और सी को कितने का हो रहा है 11th को क्लियर हो गया, ठीक है ना। और ए के लिए क्या बोल रखा है, प्राची लिमिटेड इज सेंड अप अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 45,000 पर मंथ टू पे द सप्लाईज ऑफ ए लिमिटेड। दिस विल लीव अ प्राची बैंक अकाउंट ऑन 9th अगस्त, मतलब 45,000 का ही ऑर्डर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है और बैंक को ये बोल रखा है 45,000 क्लियर करना, तो 9 अगस्त को कितना क्लियर होगा 45,000, है ना। और उसने बोल रहा कि आपको कोई और आगे एडजस्टमेंट नहीं करना, तो 45,000 अपन को क्लियर करना है, तो 45,000 अपना क्लियर हो गया, ठीक है। पेमेंट क्या क्या हो गया, ए बी और सी को तीनों को पेमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, वेजेस का देख लो। सबसे पहले ये देख लिया, है ना, ये देखा, रिसीट हो गया, पेमेंट हो गया। अब वेजेस देखो, वेजेस के लिए क्या बोल रखा है, वीकली वेजेस 12,000 और 13,000, ठीक है। मंथली वेजेस 56,000 और 59,000। फैक्ट्री वेजेस वर पेड ऑन कैश वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ठीक है। वीकली मतलब अगस्त का अगस्त में पेमेंट होगा, इसका इसमें जुलाई का जुलाई में पेमेंट होगा, ठीक है। दिस विल पेड अ 1 वीक वेजेस ऑन 13th अगस्त फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई, ठीक है। दैट इज दे वर्क अ वीक इन हैंड, ठीक है। देखते हैं जो भी बोल रखा है, देखेंगे। एंड ऑल द ऑफिसेस ऑफ द वर्कर्स आर पेड सैलरीज बाय BACS। सैलरीज बाय जुलाई विल बी पेड ऑन 9th अगस्त। जुलाई का कितने 9th अगस्त को होगा, तो इससे लेना देना है, ठीक है। सबसे पहले मंथली सैलरी देखो 56,000 का क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, वेजेस 56,000 की क्लियर हो गई सैलरी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, वेजेस की। वेजेस के लिए क्या बोल रखा है, वेजेस के लिए क्या बोल रखा है,
जो देखो फैक्ट्री वेजेस आर पेड इन कैश, वीकली अपन कैश में पे करते हैं. दे विल पेड 1 वीक वेजेस ऑन 13th अगस्त. ठीक है, 13th अगस्त को अपन 1 वीक वेजेस दे रहे हैं. फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई दे दैट इज फॉर द वर्क डन इन जुलाई दैट इज दे वर्क इन अ वीक इन हैंड. ठीक है ना. तो उसने क्या बोल रखा है कि जुलाई की वेजेस है ना वो अपन कब पे करेंगे, दे 1 वीक ऑन 13th अगस्त. 13th अगस्त को तो अगस्त की पे करेंगे. एक बार देखो 13th अगस्त को तो अगस्त की पे करते हैं. ठीक है, बट उसने क्या बोला, फैक्ट्री वेजेस, सॉरी वापस पढ़ो. फैक्ट्री वर्कर्स आर टू पेड कैश वेजेस वीकली, वीकली अपन पे करते हैं. दे विल पेड अ 1 वीक वेजेस ऑन 13th अगस्त. ठीक है, फॉर द लास्ट वीक वर्क डन इन जुलाई. ठीक है, मतलब जुलाई में जो काम करा उसका अपन पेमेंट कब करेंगे, 13th अगस्त को. ठीक है, तो कितना जुलाई में कितना काम करा, 12,000 का काम करा, 13th अगस्त को पेमेंट करेंगे, है ना. कितना आया, 12,000. ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये सब हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, आओ देखो अदर मिसलेनियस पेमेंट क्या बोल रखा है. एवरी सैटरडे मॉर्निंग पैटी कैशियर विदड्रॉ 200 फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट ऑफ द पैटी कैश. ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग को वो पैसे निकालता है. ठीक है ना. तो सैटरडे कब था, 9th अगस्त का. तो सैटरडे 9th अगस्त को उसने पैसे निकाले होंगे 200 रुपये का पैटी कैश. ठीक है, द रूम क्लीनर इज टू पेड 30 फॉर द पैटी कैश फॉर एवरी मंडे मॉर्निंग. ठीक है, तो सैटरडे का 9th, 10th का क्या संडे, और 11th का क्या मंडे. तो 11th को अपन जो क्या रूम क्लीनिंग का करेंगे. रूम क्लीनिंग का कितना है, रूम क्लीनिंग का इसने डाल नहीं रखा, रूम क्लीनिंग का 30 का डालना पड़ेगा ये. ठीक है, मिस्टेक है. ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर्ड बाय टेलीफोन ऑन 10th अगस्त को. ऑफिस स्टेशनरी ऑर्डर करी टू द वैल्यू ऑफ 300. दिस विल पेड बाय द कंपनीज डेबिट कार्ड एंड सच पेमेंट्स आर जनरली सीन टू लीव द कंपनीज अकाउंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे. मतलब 10th अगस्त का कितना होगा, 11th अगस्त को 300 का पेमेंट होगा. देखो 11th अगस्त को 300 का पेमेंट हो गया. ठीक है, एक इसने 30 रुपीज़ की एंट्री नहीं कर रखी, 30 रुपीज़ की एंट्री करना. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, 5 न्यू सॉफ्टवेयर विल बी ऑर्डर्ड फ्रॉम द इंटरनेट ऑन 12th अगस्त एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 6,500. A check will be sent on the same day. The amount on the leave the bank account on the second day from the, देखो 12th को हटा दो तो 13th और 14th को क्लियर होगा. तो 14th तक का अपन को बनाना ही नहीं, अपन को कितने का बनाना है, 13 तक का बनाना है. ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं इस एंट्री का. अदर इंफॉर्मेशन, द बैलेंस इन द प्राचीज बैंक अकाउंट इज 2 लाख ऑन 9th अगस्त, मतलब ओपनिंग बैलेंस है. दिस रिप्रेजेंट बोथ द बुक बैलेंस और क्लियर फंड. Prepare a clear fund forecast for the 7th to 13th August, including using the information provided. Show the clearly uncleared and floating each day. ठीक है, इसके हिसाब से ये करा. ठीक है, ये और ये. ठीक है, 10th अगस्त संडे को कोई काम ही नहीं हुआ, है ना. उसके बाद क्या बोल रखा है ना, इसमें से ओपनिंग जितनी भी कैश रिसीट है वो ऐड करो. कैश रिसीट कितनी हुई, 9th अगस्त को 1,30,000 की कैश रिसीट हुई, जिसमें से पेमेंट कितना हुआ 101,200 का. तो बचे क्या 28,800 प्लस ओपनिंग कैश कितना है 2 लाख रुपीज़ का, तो 228 हो गया. 228 यहाँ पे ओपनिंग हो गया, है ना, वो ऐड कर देंगे. यहाँ पे भी ओपनिंग ये हो गया, है ना, और जितना भी पेमेंट हुआ माइनस कर देंगे, ये अपना आ जाएगा. अनक्लियर फंड फ्लोट कितना है, ये क्या चीज़ है अनक्लियर फंड फ्लोट, ये अपन को भी लेना देना नहीं है. उसने अनक्लियर फंड फ्लोट पूछा है क्या, पहले तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, अपना कैश बैलेंस बन गया. ठीक है, अनक्लियर फंड फ्लोट देखो क्या बोल रखा है, कैश बैलेंस बन गया. उसके बाद क्या बोल रखा है, प्रिपेयर अ क्लियर्ड फंड फ्लोट
fund forecast for the 7th August to 13th August, including using the information provided in uncleared fund flow. Show the clearly uncleared fund flow for the each day. Uncleared fund flow भी बताना है, ठीक है। तो बता नो, तो इसमें क्या है, अनक्लियर्ड फंड फ्लोट क्या होता है कि भैया जो जिस मंथ में पेमेंट होना चाहिए था उस मंथ में पेमेंट नहीं हुआ और आगे वाले मंथ में कितना पेमेंट हुआ, ठीक है। तो 180 का जो रिसीट थी, है ना, वो होनी तो अपने किस में 9 अगस्त को होनी चाहिए थी, बट वो हुई कब, 12 अगस्त को, ठीक है। तो 9 अगस्त को भी अनक्लियर्ड रही, 10th को भी अनक्लियर्ड रही, 11th को भी अनक्लियर्ड रही, और पेमेंट कब मिला, 12 अगस्त को, ठीक है। 9 अगस्त को भी अनक्लियर्ड रही, है ना, 10th को भी रही, 11th को भी रही, पेमेंट कब मिला, 12 अगस्त को, तो वहाँ 0 हो गया, ठीक है। पेमेंट का क्या होना चाहिए था, 75 और 95, ये अपन ने कब ले लिया था, 9 अगस्त को ट्रांजेक्शन हो गया था, 9 अगस्त को पेमेंट हो जाना चाहिए था, तो कितना 170 अपना क्लियर नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये 300 का जो स्टेशनरी खरीदी उसका भी 9 अगस्त को 10th अगस्त को होना चाहिए था, क्योंकि 10th अगस्त को स्टेशनरी खरीदी थी, है ना, तो 170 इसका भी चलता रहा। फिर दोनों का पेमेंट कब हुआ, अपना 11th अगस्त को अपना पेमेंट हुआ, तो वहाँ पे 0 हो गया। उसके बाद क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, इस सॉफ्टवेयर का क्या बोल रखा है, ऑर्डर ओवर द स्टेशनरी 12th अगस्त को, टोटल कॉस्ट का 6,500 का। द चेक विल बी सेंट आउट टू द सेम डे एंड लीव द बैंक अकाउंट ऑन द सेकेंड डे। तो ना अपना 12 अगस्त को क्लियर हुआ, ना अपना 13 अगस्त को क्लियर हुआ, क्लियर का हुआ 14 अगस्त को। टोटल बुक बैलेंस कितना हो गया, 238, मतलब इसमें ये ऐड करा, इसमें ऐड करा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में बस फंड फ्लो बनाना है। फंड फ्लो एक तरीके कैश फ्लो ही है, बस अपन को लास्ट में क्या क्लियर्ड अनक्लियर्ड बनाना है, ठीक है। वो भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो ही बनाना है ना। अब अपना एक क्वेश्चन कौन सा बचा था, एक क्वेश्चन बचा था अपना क्वेश्चन नंबर 8। 7th में क्या है, अपन को मंथली डेटा दे रखा है, अपन को कैश बजट बनाना है, ठीक है। 1 जनवरी का डेटा देना है अपन को, 31 जैन का बनाना है, फेब का बनाना है और मार्च का बनाना है, ठीक है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जैन का जो ओपनिंग कैश है वो लिख लो। 1 जैन का जो ओपनिंग कैश है कितना है, 545, है ना। फिर जितनी भी रिसीट आई है वो लिखो और जितना भी पेमेंट करना वो लिखो, ठीक है। सबसे पहले एक एक चीज़ देखते जाओ और कंपेयर करते जाओ, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 लाख के, है ना, और अब कितने हो गए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 700 के हो गए, है ना। तो मतलब 400 के खरीदे गए, है ना, 400 के पेमेंट हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर कितने हुए, फिर अपने 28 फेब को 0 हो गए, 700 के बेच दिए, रिसीट आई। फिर क्या हुआ, फिर अपन ने वापस खरीदे 200 के, तो ये पेमेंट हो गया, ठीक है। एक बार देखो, सबसे पहले अपन ने क्या करा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 700 का पेमेंट हुआ, रिसीट आई, है ना, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जो अपन ने पेमेंट करा वही रहा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो डेटर्स दे रखे हैं 2570 के, ठीक है। ओपनिंग डेटर्स कितने दे रखे हैं, 2570 के, है ना, 2570। अब इसमें सेल्स ऐड करूँ और माइनस क्लोजिंग डेटर्स करूँगा तो पेमेंट आ जाएगा, है ना। सेल्स ऐड करो, सेल्स कितना दे रखा है इसमें, 1 जैन की सेल कितनी है, 2110, कितनी 2570 प्लस 2100 माइनस अपना क्लोजिंग डेटर्स कितना है, 2600, तो क्या आ जाएगा, 2570 प्लस 2100 माइनस 2600, तो क्या आएगा, 2070 का पेमेंट टू डेटर्स आएगा, सॉरी रिसीव फ्रॉम द डेटर्स आएगा, ठीक है। देखो 2070, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है इसके बैलेंस शीट में, स्टॉक दे रखा है, देखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर दे रखा है, देखेंगे। अदर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, सबसे पहले अदर क्रेडिटर्स देखो। अदर क्रेडिटर्स क्या क्या हो सकते हैं,
या तो अपन ने कोई एडमिन का खर्चा करा, है ना, तो क्या बोल रखा है, अदर क्रेडिटर पहले 200 के थे, है ना, अभी भी क्या है, अदर क्रेडिटर 200 के हैं, 200 के 200 के हैं, तो मतलब इस साल जो खर्चा करा उसका पेमेंट हाथों हाथ कर दिया, ये मान लो, ठीक है। तो एडमिन एक्सपेंसेस क्या है, 315 दे रखा है। इसमें से डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन 60,000 का है, तो 215 माइनस 60 इज टू, ये पेमेंट हो गया, 315 माइनस 60 कितना हो गया, 255 का पेमेंट हो गया, है ना, 255 का पेमेंट हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस पेमेंट 255, सेम फैब और मार्च का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सिर्फ क्रेडिटर छोड़ रखा है अभी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। अदर क्रेडिटर्स भी हो गया। डिविडेंड पेबल 485 का था, ठीक है। अब नई वाली बैलेंस शीट में डिविडेंड पेबल आ रहा है क्या, डिविडेंड पेबल फर्स्ट मंथ में आ रहा है, सेकंड मंथ में नहीं आ रहा, मतलब फैब में इसका पेमेंट हो गया, तो डिविडेंड पेड कितना आ रहा है फैब में 485 का, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, उसके बाद क्या बोल रखा है, डिविडेंड पेबल हो गया। टैक्स ड्यू क्या बोल रखा है, 320 का, और हर बार टैक्स ड्यू भी हमेशा है, तो इस बार कोई पेमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। प्लांट 800 का था, है ना, उसमें से डेप्रीशिएशन लगा, पर डेप्रीशिएशन बिना ही प्लांट अपन को 800 का रह गया, ठीक है। तो 800 का था, 800 का है, कोई दिक्कत नहीं है। 800 का 1600 हो गया, मतलब परचेज करा है, 800 का परचेज करा है अपन ने, ठीक है। प्लांट कितना परचेज करा, 800 का कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर 1550 हो गया, तो 50 रुपीज़ का सेल करा है, ठीक है, 50,000 का सेल करा है, ठीक है ना। अब अपन को क्या बचा, सिर्फ अपना क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स में क्या होता है, पहले ये देखो, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू COGS। अपन मांगते हैं सारी अपन ने क्रेडिट परचेज करी है, तो परचेजेस प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग माइनस पेमेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है ना, माइनस पेमेंट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग क्रेडिटर, है ना। तो देखो अपन को क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 2110 के, ओपनिंग क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 2110 के, है ना। अपन को क्या निकालनी है, सिर्फ परचेजेस। परचेजेस कैसे निकालना है, COGS में क्लोजिंग ऐड करने, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है, प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। तो COGS कितनी दे रखी, 1635 में से, है ना, सबसे पहले क्या ऐड करो, क्या ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1200, 1650 में से 1635 में 1200 ऐड करो, माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है इस वाले का, दैट इज 1300, माइनस 1300, तो क्या आ गया, परचेजेस 1635 प्लस 1200 माइनस 1300 कितना आया, 1535 आया, कितना आया, 1535, ठीक है। 1535 टोटल परचेज आई, उसमें अपना ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस कर लो और क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस कर दो। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं अपने, 1300 सॉरी 2100, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं अपने, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने, 2000, ठीक है। एक बार पढ़ो, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऐड करें, क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस करा, तो कितना है, पेमेंट कितना है, 1645। देखो क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना है, 1645। सेम अपना फैब और मार्च का निकलेगा। फैब में क्या हो जाएगा, जो इसका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर था, वो उसका ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स हो जाएगा। COGS इसमें भी सेम निकलेगा और उस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब देखो बी पार्ट में क्या बोल रखा है अपने को, एक और क्या है, एक तो अपन ने कैश फ्लो बना लिया, कैश फ्लो के अलावा क्या बनाना है अपन को, सबसे पहले मंथली कैश बजट बनाना है, वो अपन ने बना लिया। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूज ऑफ फंड फॉर द 3 मंथ, ठीक है। सोर्स और यूज ऑफ फंड बनाना है, ठीक है। आओ देखो, सोर्स ऑफ यूज ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड क्या है, सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। और सेल ऑफ प्लांट ये अपना सोर्स ऑफ प्लांट फंड हो जाएगा।
और यूज़ क्या आएगा, यूज़ किस में आएगा, एक तो वर्किंग कैपिटल प्लस परचेज ऑफ प्लांट और पेमेंट टू डेटर्स, ठीक है ना। अब देखो ये नेट प्रॉफिट ले रहे हैं तो डेटा वो सेल और परचेज तो इसी में कवर हो गई, ठीक है, सेल और परचेज इसमें कवर हो गई, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नेट प्रॉफिट ऐड करा, डेप्रीशिएशन जो अपन फंड फ्लो कैसे बनाते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीशिएशन, है ना, प्लस सेल ऑफ प्लांट माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल प्लस डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है ना, सेम डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, है ना, प्लस अगर अपन ने यूज़ कराया तो वो यूज़ करने का मतलब पेमेंट फॉर परचेजेस एंड पेमेंट टू डेटर्स, ठीक है। सबसे पहले इंक्रीज इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकाल लो, कैसे, जो डेटर्स है भाई 1 जनवरी का दे रखा है और 31 मार्च का दे रखा है, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज दे रखा है, जैसे कैश बैलेंस दे रखा है 545 का ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग जो अपन ने निकाला है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेटर्स दे रखी है ना, उस हिसाब से अपना आया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है इंक्रीज टोटल वर्किंग कैपिटल कितना है अपने पास, टोटल डिक्रीज हुआ था कितना 255 प्लस 100 प्लस 220 प्लस 300, इतना तो अपना डिक्रीज हुआ, और इंक्रीज में क्या हुआ बस 210 अपना इंक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल क्या है 665 ऐड कर दिया, ठीक है ना, और परचेज ऑफ प्लांट और पेमेंट टू डेटर्स माइनस करा, तब अपने क्या है ये आ गया, ये क्या है ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको ये वाला ऐड और डिडक्ट बताया था ना, ये वाला कैश बजट फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हो गए, इलस्ट्रेशन सारे हो गए, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, है ना, एक क्वेश्चंस और दे रखे हैं, वो आप देखो, क्वेश्चन नंबर किसमें दे रखा है, एक बार फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल दे रखा है लास्ट चैप्टर, है ना, उसमें इसके एग्जाम्पलर दे रखे हैं, कैश बजट के 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। आओ कैश बजट के, एक तो 9th वाला है, देखो एक तो 9th है और एक 10th है, ठीक है। तो 9th वाला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अजम्पशन द कैश बैलेंस इन हैंड 1 जनवरी को कितना देगा 70 to 500, प्रिपेयर अ कैश बजट, अज्यूम दैट द 50% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश सेल्स असेट्स आर एक्वायर्ड इन द मंथ ऑफ Feb and April, therefore provision should be made for the payment of 8,000 and 25,000 for the same, an application has been made in the bank for the grant of loan is 30,000 and it is hoped that a loan has been received in the month of May, ठीक है। इट वॉज एंटिसिपेटेड दैट द डिविडेंड कितना हुआ 35,000 विल बी पेड इन जून, डेटर्स आर टू बी अलाउड ऑफ 1 month क्रेडिट, 1 month का क्रेडिट मिलता है, क्रेडिटर्स ऑफ द मटेरियल परचेज एंड ओवरहेड आर टू बी ग्रांट ऑफ 1 month क्रेडिट पीरियड, क्रेडिटर्स को कितना 1 month क्रेडिट पीरियड मिलता है ना। सेल्स कमीशन 3% ऑफ द सेल्स होता है, ठीक है, सेल्समैन को ईच मंथ में पे कर देते हैं। उसके बाद अपन को सेल्स दे रखे हैं, मटेरियल परचेज दे रखे हैं, सैलरीज दे रखी है, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है और सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आप लैंग्वेज पढ़ते जाओ। देखो सेल्स में 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो कैश सेल हो गई, कैश सेल का पैसा तो उसी मंथ में मिल जाएगा, अपन को कैश बजट कितने मंथ का बनाना है, कितने मंथ का, फ्रॉम द फॉलोइंग कैश बैलेंस ऑन द प्रिपेयर कैश बजट, कितने मंथ का बनाना है। अगर अपन जनवरी से जून तक का बनाना है, इसमें क्या है वो नहीं दे रखा कि कितने मंथ का बनाना है, बस अपन को प्रिपेयर कैश बजट बोल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सेल्स के 2 पार्ट हो जाएंगे, 50% ऑफ टोटल कैश सेल्स, 50% तो हाथों हाथ मिल जाएगी, है ना। और जो अपन को 50% के बारे में बोल रखा है वो क्या बोल रखा है, 1 month का क्रेडिट पीरियड है, मतलब जनवरी का फरवरी में पैसा मिलेगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में और मई का जून, ठीक है ना। डिविडेंड अपन जून में पे करेंगे। उसके बाद क्या बोल रखा है अपन को, डेटर्स का हो गया, डिविडेंड का हो गया, असेट टू बी एक्वायर्ड ऑन फेब एंड अप्रैल, फेब और अप्रैल में होगा, देयरफॉर प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेम,
फेब और अप्रैल में अपन को पेमेंट करना है। फेब में 8,000 का करना है और अप्रैल में 25,000 करना है, तो डायरेक्ट पेमेंट होगा वो तो, ठीक है। एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड टू बैंक फॉर ग्रांट ऑफ लोन 30,000, मतलब मई में अपन को एक पैसा और मिलेगा, 30,000 का लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट वॉज एंटिसिपेटेड दैट द 35,000 का डिविडेंड है जो अपन जून में पे करेंगे, जो डायरेक्ट जून में एंट्री चली जाएगी, ठीक है। डेटर्स का अपन ने बताया क्रेडिटर फॉर द मटेरियल परचेज और ओवरहेड और 1 मंथ क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर्स के लिए क्या बोल रखा है 1 मंथ क्रेडिट। मटेरियल परचेज जैसे 25,000 का जैन में है तो फेब में पे होगा, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, ठीक है। और मटेरियल परचेज ओवरहेड ग्रांट, ओवरहेड का भी क्या बोल रखा है 1 मंथ क्रेडिट। प्रोडक्शन ओवरहेड ही ले लो, प्रोडक्शन और सेलिंग ओवरहेड, इसमें भी 1 मंथ क्रेडिट है ना। उसके बाद सेल्स कमीशन 3% ऑन द सेल्स यू बी पेड फॉर टू द ईच मंथ, है ना। सेल्स कमीशन क्या बोल रखा है हर मंथ पे होगा, तो 3% इसका, जैन का जैन में, फेब का फेब में, फेब का मतलब मार्च का मार्च में। मटेरियल परचेज एंड ओवरहेड, इसका मटेरियल परचेज और ओवरहेड दोनों बोल रखे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। बस सैलरीज एंड वेजेस का हर साल पेमेंट, हर अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हर महीने पेमेंट करना है, ठीक है। इसका एक बार आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। देखो कैश सेल्स का क्या हुआ, जिस साल था उस साल हो गया। डेटर्स 36,000 50% में हो गया। बैंक लोन उसने बोला था मई में बैंक लोन आ जाएगा, बैंक लोन आ गया। टोटल रिसीट आ गई, ठीक है। पेमेंट में उसने क्या बोला मटेरियल परचेज, मटेरियल के उसने क्या बोला था कि अगले महीने होगा, है ना। सैलरीज जिस महीने में गई उस महीने में पेमेंट हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड 1 महीना लेट, है ना। ऑफिस एडमिन ओवरहेड 1 महीना लेट। सेलिंग के लिए उसने क्या बोला 2% बोला था ना, 2% बोला था ना, 3% कमीशन हर महीने जो सेलिंग हुई है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसने क्या बोला था अप्रैल और फेब में बना लेना, है ना। डिविडेंड उसने जैसा बोला था, नेट कैश फ्लो आ गया और ओपनिंग हो गया, बैलेंस आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इससे अच्छे क्वेश्चन अपने पीछे धरे होंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हो गया अपने पास 8th हो गया, नहीं 9th हो गया। 9th के बाद एक क्वेश्चन और था, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो। कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ द माया लिमिटेड for 31st December 2022, the company has received a large over anticipated that the need of bank increase its borrowing as a result of forecast cash requirement for the January, February, March. Typically, company collects at 20% of the sales in the same month, मतलब 20% तो सेम मंथ में आ जाती है, 70% ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। उसके बाद मतलब जैन का फेब में आएगा 70%, है ना। एंड 10% ऑफ द सेकंड मंथ, मतलब मार्च में कितना आएगा 10%। इक्विटीज लाइबिलिटीज दे रखी है, फालतू की बातें कर रखी है, ठीक है ना। उसके बाद परचेज फॉर द रॉ मटेरियल हैज टू बी मेड इन द मंथ 1 मंथ प्रायर टू द सेल अमाउंट 60% ऑफ द सेल। क्या बोल रखा है, मान लो जनवरी में 10,000 की सेल होती है टोटल, तो 1 मंथ प्रायर मतलब दिसंबर में अपन 60% उसकी COGS होती है, 60% का रॉ मटेरियल होता है, वो अपन परचेज करते हैं। पेमेंट फॉर द दीज परचेज आर टू इन मेड अकर इन मंथ आफ्टर द परचेज, मतलब दिसंबर में अपन ने माल खरीदा तो अपन उसमें कहते हैं जनवरी में अपन पे करेंगे, ठीक है। मतलब जैन में अपना माल पे पे हो जाएगा। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम आर टू एक्सपेक्टेड एट जनवरी में 1,50,000, फेब में 2 लाख, मार्च में 1,60,000। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्या बोल रखा है हर साल 1 लाख का हो जाएगा। एक्चुअल सेल्स फॉर द नवंबर एंड दिसंबर आर प्रोजेक्टेड कि भाई नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी की जो सेल दे रखी है, ठीक है। तो देखो नवंबर में जो सेल हुई उसमें 10% पैसा तो नवंबर में मिल गया, 70% पैसा अपना दिसंबर में मिला, सॉरी 10% ही बोल रहा है ना, 20% पैसा नवंबर में मिला, 70% पैसा अपना दिसंबर में मिला, और जनवरी में कितना 10% मिला, ठीक है ना। अब जो नवंबर में परचेज करा है ना, नवंबर के लिए अपन ने अक्टूबर में परचेज करा होगा 60%, है ना, बट पैसा अपन ने नवंबर में ही पे करा है,
ठीक है। तो कैश बजट ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, एडिशनल बैंक और उसने 50,000 का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, और जो भी बोरिंग होगी या फिर अपन उसको कर देंगे। और परफॉर्मा बैलेंस शीट बनानी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है 31 मार्च की। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सबसे पहले उसने क्या बोला था, हर बार 50,000 का मेंटेन करना है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। सेल्स 500 की इसमें हुई, 600 की इसमें हुई, 700 600, ठीक है। रिसीट क्या होगा, 500 का 10% 20% इसमें मिल जाएगा, 70% इसमें मिलेगा और 10% इसमें मिलेगा। तो 500 का 10% कितना है, 50, है ना। सेम इसका कितना, 70% इसमें मिलेगा, 420, और इसका कितना 20% इसमें मिलेगा, ठीक है। सेम जनवरी फरवरी मार्च का हो जाएगा, है ना। टोटल परचेजेस क्या बोल रखा है, इसका इसी साल पेमेंट करना है, इसका भी इसी साल, ठीक है ना। परचेजेस जैसे 600 की परचेजेस है वो उसके पिछले साल होगी, पिछले महीने होगी, बट पेमेंट इसी साल होगा, इसी महीने होगा, ठीक है। तो जनवरी की परचेजेस कब करी थी अपन ने, दिसंबर में, पर पेमेंट कब हुआ अपना, जनवरी में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। लेबर कॉस्ट उसने जैसा बोला वैसा कर दो, है ना। अदर एक्सपेंसेस जैसा उसने बोला वैसा करो, ठीक है। सरप्लस डेफिसिट जो भी आ रहा है वो करो, है ना। मिनिमम कैश बैलेंस उसने क्या कि 50,000 मेंटेन रहना चाहिए, तो 30,000 था, 50,000 मेंटेन रहना चाहिए। तो मतलब अपन को एडिशनल बोरिंग कितने हैं, 20,000 की करनी है, इसमें 220 की करनी पड़ेगी, और इसमें अपने पास सरप्लस पड़ा है 290 का, तो अपन को इसमें पैसा निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्या चीज़ है ना, एक क्या बोल रखा है ना, ये क्यूमुलेटिव बोरिंग निकल गई, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। उसने क्या बोल रखा है अपन को कि अपन को परफॉर्मा बैलेंस शीट बनानी, परफॉर्मा बैलेंस शीट आप कुछ मत करना, है ना। कैश बैलेंसेस तो यहाँ से ले लेना, ठीक है। कैश बैलेंसेस जो अपना यहाँ पर आ रहा है 50,000 का, प्लस बोरोइंग्स अपन ने जो यहाँ पे करी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव बोरिंग जो अपन ने करी हुई है, लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो थी, अकाउंट पेबल जो है वो लेंगे, है ना। अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो लेंगे, ठीक है। इन्वेंट्रीज यहाँ से जो कैलकुलेट हुई है भैया, जो आगे मार्च के आगे जो इन्वेंट्री होगी वो लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। बैलेंस शीट आप खुद बनाना, और अगर दिक्कत आए तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना कि ये क्वेश्चन मुझे करवा दो, है ना, और तो मैं करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसकी बैलेंस शीट खुद बनाना, ठीक है। हर क्वेश्चन में करा दूंगा तो आपको थोड़ा तकलीफ आएगी बाद में, है ना। एक बार इसकी बैलेंस शीट खुद बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि बैलेंस शीट बना के बता दो, तो बैलेंस शीट मैं आपको बना के बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू।